तो अपन ने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर स्टडी किया था और उन पे बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिए, है ना। अपन ने बेसिक बेसिक सवाल किए थे। आज उन्हीं के बारे में कुछ और बात जानेंगे और आज अपना ये स्फेरिकल मिरर का टॉपिक फिनिश होगा। मंडे से अपन रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज मैं इसको फिनिश ही करूंगा। हो सकता है मुझे 2-5 मिनट एक्सटेंड करना पड़े तो एक्सटेंड कर लेंगे। एक ग्राफ आता है ना। कॉनकेव मिरर के लिए मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर के लिए कॉन्वेक्स का कैसा होगा तुम सोचना एक बार, है ना। और इस पे बेस्ड आपके रेस में कुछ क्वेश्चंस भी हैं और इन जनरल भी ये ग्राफ अपने को आना चाहिए। तो ग्राफ है 1/v वर्सेस 1/u का। किसका ग्राफ है? 1/v वर्सेस 1/u का, है ना। तो भाई किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मिरर का फॉर्मूला अपन जानते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्या होता है? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। आप अगर सोच के देखो, मैं अगर कहता हूं कि ये कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब फोकल लेंथ निगेटिव है ना। तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है ना। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, तो ये इंटरसेप्ट है, ये निगेटिव है। और ये जो 1/u का कोफिशिएंट है वो भी निगेटिव है, मतलब स्लोप भी निगेटिव है भाई। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है ना, जहाँ c की जगह क्या है 1/f और m की जगह क्या है -1 और x की जगह क्या है 1/u और y की जगह क्या है 1/v। तो जो स्लोप है वो भी निगेटिव है और इंटरसेप्ट जो है वो भी निगेटिव है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? आप अगर सोच के देखो तो क्वाड्रेंट वाइज, तो ये 1/v है, ये 1/u है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। निगेटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट वाला, है ना, ऐसा। ये पॉइंट क्या होगा देखो ध्यान से, ये वो u वाली वैल्यू है जहां 1/v0 है। इस पॉइंट के लिए क्या है 1/v0 है, मतलब 1/v0 मतलब v इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेंगे? फोकस पे। तो दिस पॉइंट इज कोरेस्पॉन्डिंग टू -1/f, 0, है ना। और ये पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 मतलब 1/u0 है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। तो इमेज कहाँ कहाँ बनती है? फोकस पे। तो ये किसको कोरेस्पॉन्ड करेगा? 0, -1/f, है ना? तो ये पॉइंट्स क्या दिखा रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे 1/u की वैल्यू -1/f है, मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे। तो 1/v क्या होगा? 0। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है मतलब 1/u इज इक्वल टू 0, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। तो ये अपना ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट आता है 1/v वर्सेस 1/u का। जल्दी से इसको नोट कीजिए। ये ग्राफ है ना, v वर्सेस u का ग्राफ है। किसके बीच का ग्राफ है? इमेज डिस्टेंस वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का। और किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए। मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये अपना ओरिजिन है ना, ये अपने लिए ये पोल है ना, डिस्टेंसेस पोल से ली जाती हैं। ये अपना पोल है, तो ध्यान से सुनना। कॉनकेव मिरर में हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, कहाँ होता है ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी, और वो भी सामने रियल ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट इधर माइनस इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे, वो भी सामने, मतलब फोकल लेंथ भी निगेटिव -f पे, है ना। तो अगर मैं इसको बात करूं इस ग्राफ में, देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, u टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो u टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो इमेज कहाँ बन रही है? -f, फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस और निगेटिव। निगेटिव क्यों? क्योंकि सामने आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी से पास लाता गया, इमेज फोकस से दूर जाती गई। देखो ध्यान से, इमेज फोकस से दूर जा रही है, दिख रहा है सबको। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बना हुआ है, आप अगर सोचो तो एक्चुअली ना ये प्लॉट कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आनी चाहिए।
उन्होंने वैल्यूज सही नहीं लिए है ना, मतलब ये ग्राफ ना एक्चुअली में यहाँ से इस पॉइंट से पास होना चाहिए। एक्चुअली ये डिस्टेंसेस ग्राफ में स्केल पे सही नहीं ली गई हैं, ये एक्चुअल में ऐसा जाएगा, है ना, बट ठीक है, आप थ्योरेटिकली समझ रहे हैं तो बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे बढ़े जब, तो ऑब्जेक्ट को पास लाते गए, इमेज पास आती गई, ऑब्जेक्ट को पास लाते गए, इमेज पास दूर जाती गई, है ना। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचने वाला है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है ना, ये माइनस एफ वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है भैया? माइनस एफ वाला। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचने वाला है, तो इमेज कहाँ पहुंच गई? माइनस इन्फिनिटी। याद है क्या मैंने बताया था कि एफ प्लस पे क्या होता है और एफ माइनस पे क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचने वाला है तो इमेज माइनस इन्फिनिटी को पहुंच रही है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट ने फोकस को क्रॉस किया, इमेज कहाँ पहुंच गई? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। याद है मैंने ये ट्रांजिशन बताया था कि अचानक से यहाँ से वहां पहुंच गई। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फिर वो पास आता जा रहा है ऑब्जेक्ट पोल के पास, ये भी पोल के पास आता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ध्यान से देखो, मैंने आपको साइंस बता रखे हैं। अगर जब तक u और v निगेटिव है, ऑब्जेक्ट इमेज रियल है। जब u और v पॉजिटिव है, तब वो वर्चुअल है। इस क्वाड्रेंट में जब तक ग्राफ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तब तक दोनों निगेटिव है, u और v दोनों निगेटिव है। मतलब ये वो पार्ट है जब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। इस पार्ट में u तो निगेटिव है बट v पॉजिटिव है। ये ग्राफ का वो पार्ट है जब ऑब्जेक्ट कहाँ था? पोल और फोकस के बीच। तो इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी और मिरर के पीछे, इंफिनिटी और यहाँ के बीच, पोल के बीच, है ना। ये ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है? फोकस और पोल के बीच। इमेज कहाँ बन रही है? जब फोकस से जस्ट आगे था तो इंफिनिटी पे, और पोल पे था तो पोल पे। तो यहाँ से यहाँ वर्चुअल इमेज बन रही है। और ये पार्ट है जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। कैसा है? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनती है? रियल। मैंने आपको फॉर्मूले में रख के बताया भी था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। और ध्यान से देखो अगर, तो बेटा इस क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं है। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट क्या दिखाता है? u भी पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या है ये? वर्चुअल ऑब्जेक्ट and virtual image. This is not possible. वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। किस मिरर में? कॉनकेव मिरर में। इसको अपन ने समझा ही था। अपने लिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना? अपने पास एग्जाम में सवाल आ सकता है क्या? अपने को बस इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए। तो अपने पास एग्जाम में क्या समझ में आ सकता है कि, एग्जाम में क्या आ सकता है कि कॉनकेव मिरर के लिए v वर्सेस u कौन सा प्लॉट सही है। तो आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं होगा, और ऐसे देखना जब ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनती है, उसके हिसाब से देख के आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं दूसरा बता रहा हूँ, दोनों साथ ड्रॉ कर लेना, है ना। दूसरा ग्राफ ये है। ये किसके लिए है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद हो तो इसमें क्या नहीं बनता है? तो इसमें रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनती है। क्या नहीं बनती है? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनती है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इसमें फॉर्म नहीं होती है, नॉट फॉर्म्ड। रियल ऑब्जेक्ट मतलब u निगेटिव, रियल इमेज मतलब v भी निगेटिव। तो ग्राफ कहाँ नहीं आएगा? u निगेटिव और v निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में नो ग्राफ। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं होना चाहिए। देखो ये अपना पोल है, ओरिजिन। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बन सकती। वापस ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ था? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ था? फोकस पे। पास लाते गए, पोल पे आता गया, इधर। जब ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज इंफिनिटी की तरफ। सिंपल सा ग्राफ है वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्वेक्स वाला। कॉनकेव वाला फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। जल्दी से इसको प्लॉट कर लीजिए बेटा। उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ सोच सकते हो। घर जाके आपने एक बार इस ग्राफ के डिफरेंट रीजंस को खुद से सोचना। ये
क्या कल जो अपन ने सीखा था ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्या उसे ग्राफ एक्सप्लेन हो रहा है? तो आपको अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। यहाँ रियल इमेज बस इस पोर्शन में बन रही है, रियल इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वर्चुअल। और कहाँ होना चाहिए? पोल और फोकस के बीच। उसका ठीक उल्टा है, सोच के देखो तो, कॉन्वेक्स वाले, कॉन्केव वाले, उसमें पोल और फोकस के बीच रियल ऑब्जेक्ट रखते थे तो वर्चुअल इमेज बनती थी। इसमें पोल और फोकस के बीच वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रियल इमेज मिलेगी। फॉर्मूले से भी सोच सकते हो आप, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। मैं चाहता हूं कि ये टर्म निगेटिव आ जाए, इमेज रियल मतलब ये टर्म निगेटिव आ जाए, तो इसमें से ये तो पॉजिटिव है मुझे पता है, तो जो चीज मैं माइनस कर रहा हूँ ना, है ना, वो चीज ऑब्वियस सी बात है लार्ज होनी चाहिए। मतलब ये टर्म निगेटिव आने के लिए 1/f पॉजिटिव नंबर में से जो निगेटिव नंबर माइनस कर रहा हूँ वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब u कम होना चाहिए, है ना। 1/u ज्यादा मतलब क्या होना चाहिए? 1/u शुड बी ग्रेटर देन 1/f मैग्नीट्यूड वाइज, तो u शुड बी लेस देन f। ऑब्वियस सी बात है, तभी क्या आ पाएगा? v निगेटिव। मैथमेटिकली भी सोच सकते हो। ओके, बस 30 सेकेंड और रुक जाता हूँ। तो ये बेसिक सा ग्राफ था। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन का पोर्शन था डिफरेंट डिफरेंट का, वो कंप्लीट हो गया। इसमें जो इमेज की प्रॉपर्टीज आई ना, उसको ध्यान रखना, वो कई बार काम आती है। कहाँ से कैसी इमेज बनती है, मतलब दिमाग में रहे ना, जो सीधा ही आ जाए कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, तो अपने को पता होना चाहिए रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, तो उसके ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा होना चाहिए, आंसर चेक भी हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन था कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव मिरर में 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बनने का क्या मतलब? कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखा होगा, तो आंसर जो है वो सी और एफ के बीच वाला आना चाहिए। जैसे तुम्हें कभी क्वेश्चन में ऐसा मिल गया कि कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बन रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बन रही है मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होना चाहिए और यू जो है वो एफ से छोटा आना चाहिए। तो ये मतलब अगर केसेस ध्यान रहते हैं तो आप जो सॉल्व करके आंसर लाते हो ना, वो तरीके से चेक हो सकता है कि वो सही आया है या नहीं। बाकी कैलकुलेशन थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है ना। चलिए, अगला अब अपन चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। उसको ध्यान से समझो कि क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मतलब अभी तक अपन ने सिर्फ एक मिनट लगाया था, अब मैं एक से ज्यादा मिनट लगाऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, है ना। तो ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? मानना है कि पहला रिफ्लेक्शन M1 पे हो रहा है ना। अब भाई सुनो, क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करते हैं। आपको 2 मिरर दे दिए, एक ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20, और एक ये प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रख दिया है, इसकी इससे डिस्टेंस 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 25 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, है ना। अब आपसे कहा गया है कि बताओ तीसरी इमेज कहाँ बनेगी, और क्वेश्चन में कह दिया गया है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से लेना है। बेटा दो आंसर आएंगे। फर्स्ट रिफ्लेक्शन आप अगर M इस पे लोगे ना, M2 पे, तो कुछ और होगा, M1 पे लोगे तो कुछ और होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये दिया होता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन किस पे मानना है, याद रहे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में दिया होता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन किस पे मानना है, तो किस पे मानना है? M1, है ना। तो मतलब पहली इमेज इसमें बनेगी। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसमें हो रहा है भैया? कॉनकेव मिरर में, है ना। तो क्या लिखेंगे? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब देखना, इंसिडेंट लाइट इस पे इस तरफ जाएगी, तो ये डायरेक्शन इसके लिए पॉजिटिव, ये डायरेक्शन इसके लिए निगेटिव। वैल्यूज रखता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ 10 होगी, और निगेटिव होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो -1/10 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? -15। कितनी है? -15। ये पहले रिफ्लेक्शन के लिए।
1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, फोकल लेंथ -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। -1/10 प्लस 1/15 सॉल्व करेंगे, एलसीएम 30 आएगा, ये आएगा -3 प्लस 2, सो इट इज -1/30। क्या आया? -1/30। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आई? -30। -30 होने का क्या मतलब? -30 होने का मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर पीछे, तो ये 25 तो यही है, तो ये पहली इमेज यहाँ बनी, ये ऑब्जेक्ट था, ये I1 है। तो प्लेन मिरर को दिखेगा कि इमेज यहाँ है ना? और ये जो इसकी इमेज, वही कहानी है बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर हुआ, उसकी इमेज कहाँ बनी बेटा? -30 पे। -30 मतलब ये इमेज है। अब दिस I1 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। अच्छा, कितनी डिस्टेंस पे आया? इससे 30 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितनी? 5 सेंटीमीटर, है ना? तो सेकेंड रिफ्लेक्शन किस पे होगा? सेकेंड रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे। उसके लिए एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे रे डायग्राम तो ड्रॉ ही नहीं करना अपने को, फॉर्मूले से अपन सोच सकते हैं। प्लेन मिरर पे I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के लिए I1 जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। प्लेन मिरर में तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है पीछे, तो इमेज उतनी डिस्टेंस पे आगे बन जाएगा। दिस इज I2 और ये डिस्टेंस कितनी? 5 सेंटीमीटर, है ना? तो जो इमेज आई इसकी कहाँ आ गई? 5 सेंटीमीटर पे। ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, है ना? कि इससे ये ऑब्जेक्ट जो था, जो इसके लिए इमेज, मतलब पहले वाले की जो इमेज थी, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, वो मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे था, तो प्लेन मिरर ने उसकी इमेज 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दी। ये I2। अब ये इमेज जो है बाय फॉर्म बाय प्लेन मिरर, दिस विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन। तो मैं यही नीचे लिख रहा हूँ थर्ड रिफ्लेक्शन। थर्ड रिफ्लेक्शन ये कहाँ है भैया? कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर से इसकी डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस 25 है और ये डिस्टेंस कितनी है? 5। तो कॉनकेव मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 20। कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा? I2 इज ऑब्जेक्ट। I2 इज ऑब्जेक्ट। अब हमें इसकी इमेज बनानी है। देखो सुनना मेरी बात, एक तरीका है फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो बिना फॉर्मूले के आंसर आएगा। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और ये डिस्टेंस भी 20 है। इसका मतलब ये कहाँ रखा हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर मैं कहूंगा कि u -20 है तो v भी -20 ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। फॉर्मूले से करोगे ना तो भी आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इसको लिखोगे बेटा -1/10 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/20। ध्यान से देखो वापस वही आ गया। मुझे ये बताना था कि ऐसा नहीं करना है, सीधा सोचना है कि जो I2 है which is the object for third reflection that is placed at the center of curvature of the concave mirror, so the image will be formed at the center of curvature। मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे क्या कहा गया है कि दो मिरर्स आमने सामने रख दिए गए हैं और उनके बीच एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन दी थी है। बोला है कि बताओ थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ फॉर्म होगी, और मानना है कि पहला रिफ्लेक्शन कहाँ है? M1 पे। तो मैंने पहला रिफ्लेक्शन M1 पे माना। M1 एक कॉनकेव मिरर है, मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया और मुझे इमेज डिस्टेंस मिली। कितनी मिली? -30। -30 मतलब यहाँ से 30 पीछे, बाई चांस वो प्लेन मिरर के पीछे आ गया, कोई बात नहीं, बना दिया। अब यहाँ से पूरी डिस्टेंस 30 और ये डिस्टेंस 25, तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5, तो प्लेन मिरर इसकी इमेज बना देगा 5 सेंटीमीटर आगे। ठीक, तो ये इमेज अब कॉनकेव मिरर से कितनी दूर है? 20 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर पे इमेज भी वहीं बन जाएगी।
किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज इसको लिखिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है कि 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी। अब इसमें दूसरा मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। पहला मिरर तो सेम है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन भी सेम है, सारे डिस्टेंसेस सेम है, बस जो दूसरा मिरर था वो प्लेन था, जहां पे उसकी जगह मैंने कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। वापस फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे ही मानना है। सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर, एक ही आंसर आएगा, मुझे आंसर बताइएगा। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहला रिफ्लेक्शन इस पे लेना है। नहीं, शिक्षा गलत है। पहला रिफ्लेक्शन अब सही है। शिक्षा, आपका आंसर अभी जो दोबारा आपने लिखा वो सही है, गुड है ना। इस पे रिफ्लेक्शन मानना है पहला, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन है ना। तो मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, सेम ही केस है, आप अगर ध्यान से देखो पिछले वाला। तो 1/v, अरे योगेश क्या ले आया आंसर, नहीं भाई 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, फोकल लेंथ -1/10 माइनस 1/u माइनस माइनस 1/15 है ना। इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट पीछे किया ही था। 1/v इज इक्वल टू -1/30 आएगा, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू -30 आएगा, है ना। तो पहली इमेज फॉर्म हो रही है -30 पे, -30 मतलब यहाँ, दिस इज फर्स्ट इमेज, यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, है ना। अब दूसरा रिफ्लेक्शन इस मिरर पे है, कॉन्वेक्स मिरर पे। इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इस पे भाई इंसिडेंस इधर से होगा रे ऑफ लाइट का, तो इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन, जब मैं कॉन्वेक्स मिरर पे आऊंगा तो इधर की तरफ रे ऑफ लाइट आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, इधर ही आ सकती है। तो मिरर के पीछे है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है एक्चुअली। तो सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करो, सेकंड रिफ्लेक्शन, तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए u कितना है, +5। फोकल लेंथ कितनी है, +10, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। तो 1/v is equal to 1/f minus 1/u, so it is 1/10 minus 1/5। कितना आएगा ये, तो -1/10, तो v कितना आ गया भाई, -10। v -10 होने का मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से 10 सेंटीमीटर पीछे, पीछे मतलब देखो ध्यान से 25 है, तो ये यहीं बन गया I2, I2 वापस वहीं बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या तीसरी बार फॉर्मूला लगाएंगे, भाई लगा चुके हैं। I2 और O एक ही लोकेशन पे है, तो थर्ड रिफ्लेक्शन की बात जब करेंगे, तो आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन फाइनल इमेज विल बी, ऑब्जेक्ट वापस -15 पे है, यही केस वापस होगा, तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस विल बी -30 सेंटीमीटर। कहाँ से लिया है मैंने, मिरर M1 से, मतलब M1 से 30 सेंटीमीटर दूर। दोनों को कॉनकेव क्यों लेंगे, दिख रहा है ना सामने, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, क्यों लेंगे, मतलब ऐसा दिख रहा है मुझे सामने। ठीक, जल्दी से इसको लिखिए, घर जाके एक बार दोनों क्वेश्चन फिर से कीजिए। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में सॉल्व एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे, आपके मॉड्यूल के एक्सरसाइज में भी, है ना। खुद से करना है ऐसे क्वेश्चंस जो भी हैं, खुद से करना है। अप्रोच यही होती है कि एक एक करके 3 बार सॉल्व करना, कई बार 2 बार पूछते हैं, कई बार 3 बार पूछते हैं, सॉल्व करना होता है सही सही साइन के साथ। मैं होमवर्क में दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। जल्दी लिखिए इसको, फिर अपन आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, बेटा पहले आमने सामने रख के तो अपन आंसर निकाल नहीं पा रहे, ऊपर नीचे कहाँ परेशान हो रहे हो, है ना। पहले आमने सामने रख के तो आंसर निकाल लें।
मिरर को घुमाने लग जाए तो क्या होगा? पहले पहले आसान आसान चीजें तो सीख लें। एक कॉनकेव मिरर ऐसा, एक मिरर ऐसा और रख दिया है, प्लेन मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कुछ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखना है, ये डिस्टेंस x है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लफड़ा भी हो सकता है डेटा का, फिर भी देखते हैं क्या आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that image by both the mirrors are formed at same point। थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो। क्वेश्चन यही है, ताकि दिक्कत आए ही ना। थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन में, कि अपन क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस आपको दे देते हैं, है ना। ये डिस्टेंस कुछ 20 सेंटीमीटर आपको दे देते हैं, और आपसे ये डिस्टेंस पूछते हैं x, कि x कितना हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट बोथ द मिरर्स आर फॉर्म, सच दैट इमेज बाय बोथ द मिरर्स आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट। दोनों की इमेज सेम पॉइंट पे बन जाए, उसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, भी आती है। मुझसे सॉल्व करवाना है तो मतलब क्या बताऊं मैं, छोड़ो चलो। देखो सुनो, क्या कहा गया है कि x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए दोनों की इमेज सेम पॉइंट पे फॉर्म हो। अच्छा, अननोन किसकी डिस्टेंस है? प्लेन मिरर की। कर्व मिरर से तो पता है कि इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 20, तो इससे इमेज डिस्टेंस निकाल लो। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, है ना, निकाल लेते हैं। चलो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 10 और प्लस 10 होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट इस तरफ जा रही है, ऑब्वियस बात है निगेटिव, तो 1/10 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -1/20। कितना आ गया? ये 1/10 प्लस 1/20 कितना आ गया? ये 20, और ये 2 प्लस 1, तो v कितना आ गया यहाँ से? +20/3। v कितना आ गया? +20/3। ये इमेज कितनी डिस्टेंस पे बना है? 20/3। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 20 माइनस, है ना। अब बेटा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जो उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वही उससे इमेज की डिस्टेंस होती है। तो मैं लिखूं अगर कि प्लेन मिरर के लिए, तो आप कहोगे कि x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स प्लस 20/3। एक्स को इधर ले आए, 2x इक्वल टू 20 प्लस 20/3, तो ये 80/3 हो गया। तो यहाँ से x कितना आ रहा है? 40/3। ये रही x की वैल्यू, ठीक। सिंपल सी, एक एक की इमेज बना ली, दूसरे को उसी के हिसाब से लिख लिया। चलिए अगला, तो ये अपन सीख गए, है ना। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ अपना। अब एक एक दो चीजें इस टॉपिक में एक्स्ट्रा बचती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अच्छा, दो क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। एक क्वेश्चन जो पार्शियली मैंने पहले करवा रखा है, अब उसको थोड़े दूसरे फॉर्म में करवाता हूँ, है ना। कि क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे सामने कॉनकेव मिरर है ना, और कॉनकेव मिरर की एक्सिस पे मैंने एक लंबा ऑब्जेक्ट रखा था, है ना।
अब मैं उसकी जगह एक स्केल रख रहा हूँ ऐसी, जिसकी हाइट भी है ना? ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्केल 15 सेंटीमीटर की है जैसे नॉर्मली होती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब स्केल का ये एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का, मतलब 40 पे है। फोकस कहीं यहाँ होगा, ऑब्वियसली आप जानते हैं। और स्केल की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, है ना? और स्केल की हाइट दे रखी है, ये हाइट जो है ना कितनी, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। छोटी हाइट अपने को पैरेक्सियल रे माननी है, 2 सेंटीमीटर, है ना? तो ये स्केल दे रखी है एज एन ऑब्जेक्ट। तो हमसे कहा गया है इसको ए मान लो, ये बी पता ही है, ए बी है, और ये डी है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि ड्रॉ द इमेज ऑफ द स्केल। मैं ही बता रहा हूँ स्केल की इमेज कैसे बनाएंगे, है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये पार्ट है, और 15 माइनस कर देंगे तो ये यहाँ से कितनी दूरी पे है बेटा? 25 सेंटीमीटर, स्केल के दोनों एंड के डिस्टेंस, है ना? और स्केल के दोनों एज की हाइट कितनी है? 2-2 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें इसकी इमेज ड्रॉ करनी है, इमेज की डायमेंशंस भी लिखनी है, कौन सी इमेज में क्या कैसे होगा। ये मैंने आपको बताना सिखा रखा है। क्या एक छोटा ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये एक लंबा ऑब्जेक्ट। लंबे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कैसे सॉल्व करना बताया था कि उसके दोनों एंड पॉइंट्स की इमेज निकाल लो और उनको मिला दो। मतलब मैं एक तो AC की इमेज निकालूंगा और एक BD की इमेज निकालूंगा, और दोनों की इमेज से गेस कर लूंगा, है ना? तो मैं अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप अगर ध्यान से देखो तो AC के लिए तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि AC वाला ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उल्टी, मतलब इन्वर्टेड, सेम साइज पे। और ये ऑब्जेक्ट BD ये कहाँ रखा हुआ है? C और F के बीच। तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। समझ रहे हो? अप्रोक्सीमेट ऐसा कुछ बनेगा, ये यहाँ सा, ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड, और ऐसा कुछ मिलेगा। उसी को मैं डायमेंशन के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना? ध्यान से देखिए, ये रहा। इसकी डिस्टेंस यहाँ से पता है कितनी? 40 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस यहाँ से पता है कितनी? 15 सेंटीमीटर। 15 नहीं, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। इसका नाम A दिया था, इसका नाम C दिया था, इसका नाम B दिया था, इसका नाम D दिया था। इमेज बनाऊंगा तो एक के लिए तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये AC है तो इसकी इमेज ऐसे ही ऑपोजिट में बन जाएगी। ये A डैश, ये C था, A डैश, ये तो यहीं के यहीं बन जाएगी इन्वर्टेड। BD के लिए देख लेते हैं, BD। तो फॉर BD ऑब्जेक्ट के लिए इमेज, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दिया हुआ था, सो 1/f इज माइनस 1/20, और डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। तो -1/-25। ये कितना आ गया? -1/20 प्लस 1/25। कितना आ गया ये? -100 -5 प्लस 4। ठीक, देख लेते हैं बेटा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -100 सेंटीमीटर। तो एक तो ये बनेगा कहाँ? -100 पे, है ना? अब मैग्निफिकेशन, उसकी हाइट भी निकालनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट तो 2 की 2 ही रह जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेम बनेगा। मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज -v/u। माइनस v इज -100, u इज -25। कितना आ गया बेटा? -4।
तो अब मैं पूछूंगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -4। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 था, तो -8 आ गई। मतलब ये 100 सेंटीमीटर पे जाके 8 सेंटीमीटर बनेगा इधर, है ना। डी ये था तो डी ये बना, बी ऊपर था तो ये बी इधर बना, बी डैश, है ना। ये कितना 8 सेंटीमीटर। ये इसको यहां से यहां तक मिला दो। दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। वो ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज मैंने ऐसे बनाई। बेटा आप ध्यान से अगर समझो तो अप्रोच वही है कि किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो मैंने उसके दोनों एंड पॉइंट्स को, वहां पे मैंने पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पे मैंने पॉइंट ना लेकर के क्या लिया, उनकी हाइट के साथ लिया। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, उनकी इमेज बनाई। मैं आपसे पूछूं बताओ लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हुआ। लीनियर मैग्निफिकेशन तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी 15 सेंटीमीटर, इमेज की लेंथ देखो 40 से लेके 100 तक 60 सेंटीमीटर, तो लेंथ 4 टाइम्स हो गई। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो ये वाला पोर्शन भी हुआ। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, वो है आपके सॉल्व एग्जाम्पल में भी और कई बार पूछ लेते हैं। सिंपल सा ही है बट आना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट वाले हो ही गए। वो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है, if sun makes an angle theta, sun मतलब diameter of sun, if diameter of sun का diameter makes an angle theta at the pole of a concave mirror, इसमें कोई मिरर फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा। फाइंड द diameter of image of sun, सन के इमेज की डायमीटर क्या होगी। मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि मान लो ये कॉनकेव मिरर है ना, इसको सन की तरफ करके रख दिया और आपको पता है कि सन जो है ना बहुत दूर है, ये सन बहुत दूर है, इसका डायमीटर जो है वो इसके इमेज सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज थीटा। ये बहुत दूर है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाने के लिए बता दिया है बट ये एक्चुअली में बहुत दूर है। इससे आने वाली रेज पैरेलल आएंगी। बेटा अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। दिस इज इमेज, इमेज ऑफ सन, इमेज ऑफ सन। कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे, है ना। तो सन की इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे। अब आप अगर ध्यान से देखो ये एंगल थीटा बहुत ही छोटा होगा। मैंने डायग्राम में इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा होता नहीं है, वो बहुत ही छोटा, मतलब 1 डिग्री भी नहीं होता है ना? ये एफ है ना? ये एंगल थीटा है। तो ये जो डायमीटर आएगा, डायमीटर ऑफ इमेज, सॉरी ये एफ है। ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है जो यहाँ से लो गया, ये पॉइंट पोल है और ये एंगल थीटा है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये डायमीटर कितना आएगा, तो आर्क लेंथ के फॉर्मूले से आप लिखोगे दिस डायमीटर इज इक्वल टू एफ इंटू थीटा। कितना आएगा, एफ इंटू थीटा। कैसे लिखा मैंने, आर्क लेंथ के फॉर्मूले से। बहुत ही छोटा है, छोटे एंगल के लिए मैं सीधा डायमीटर को क्या लिख सकता हूँ, आर थीटा वाली टर्म से, है ना। ये जानते होंगे शायद आप लोग, एक छोटी सी आर्क है, ये यहाँ पे थीटा एंगल बनाती है, ये रेडियस आर है, तो ये एल, तो एल इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर इंटू थीटा। आर्क लेंथ इक्वल टू आर इंटू थीटा। सेम मैंने यहाँ यूज किया कि मुझे ये डिस्टेंस पता है, मुझे एंगल पता है, तो ये जो डायमीटर आएगा दिस इज इक्वल टू एफ इंटू थीटा। सिंपली इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक, जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। अगला टॉपिक छोटा सा है, लगभग इसके बारे में बात हो गई है एक बार,
फिर भी मैं इस टॉपिक पे एग्जैक्टली इसको बता देता हूँ। ये टॉपिक क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image for object moving along प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल सी बात है बेटा, इमेज डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना वेलोसिटी की, है ना। कि ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है और वो कहीं भी वीओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से जा रहा है, तो हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी। मिरर फॉर्मूला जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा? -1/v² dv अपॉन dt -1/u² du अपॉन dt इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से क्या आया? ये dv अपॉन dt इज इक्वल टू -v² अपॉन u² du अपॉन dt। dv अपॉन dt, v इज इमेज डिस्टेंस और dv अपॉन dt इज इमेज डिस्टेंस में चेंज होने की रेट। so this is velocity of image equal to, ये टर्म जो लिखी हुई है -v/u होता है मैग्निफिकेशन, तो ये लिखा हुआ है m², मतलब वो जहां होता है उसका मैग्निफिकेशन जो टर्म निकालते थे अपन, और du/dt होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये मिरर के रिस्पेक्ट में, ये मिरर के रिस्पेक्ट में क्यों है? क्योंकि ये जो v और u होते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, ये किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो जब इनका डेरिवेटिव आया है वो भी किसके रिस्पेक्ट में आया है? मिरर के रिस्पेक्ट में। अगर कभी मिरर मूव कर रहा होगा तो अपन लिख देंगे, नॉर्मली मिरर रुका रहता है, अगर मिरर मूव कर रहा होगा तो लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस एक एक्स्ट्रा टर्म अपने को लिखनी पड़ेगी। ये माइनस का साइन ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा m²। माइनस का साइन ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी हमेशा ऑपोजिट होती भी है। आपने ये पहले भी सोच रखा है कि मैं अगर ऑब्जेक्ट को इधर लाता हूं तो इमेज से दूर जाती है, दोनों का मोशन ऑपोजिट होता है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -m² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट के मैग्निफिकेशन का भी यही फॉर्मूला था, आपको याद हो तो dv अपॉन du इज इक्वल टू -m², है ना। तो उसी को मैंने t से डिवाइड किया है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू -m² du अपॉन dt। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। मिरर रेस्ट पे है, कॉनकेव मिरर है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक वही चींटी जो है वो इधर की तरफ आ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, है ना। और ये अभी है यहाँ से कुछ 15 सेंटीमीटर दूर, है ना, मिरर रेस्ट पे है। तो आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ एंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? f अपॉन f माइनस यू। फोकल लेंथ कितनी है? -10 अपॉन -10 माइनस -15, तो कितना आ गया? -10/5 -2। मैग्निफिकेशन इज -2, तो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू
-4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -4 इंटू 2 कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई इमेज की वेलोसिटी। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस केस में सेम होंगे क्योंकि मिरर रेस्ट पे है। ठीक, जल्दी लिखिए। बहुत ज्यादा अभी काम नहीं आएंगे, आगे काम आएंगे, बट ठीक है ना। एक चीज होती है पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस अपन जानते हैं, एक होती है पावर ऑफ मिरर, मिरर की पावर, है ना। पावर का मतलब ऑप्टिक्स में हमेशा कन्वर्जिंग पावर से होता है। किससे होता है, कन्वर्जिंग पावर, मतलब कन्वर्जिंग पावर को पॉजिटिव मानते हैं, है ना। तो पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू -1/f, जहां f मीटर में लेंगे, ये f किस में लेंगे, मीटर में, या -100/f, जहां f को सेंटीमीटर में लेंगे, और पावर की यूनिट आएगी डायोप्टर, है ना। ये जो आप ध्यान से देखो कि अगर कॉनकेव मिरर लूंगा, कौन सा, कॉनकेव मिरर, तो उसकी पावर, उसकी फोकल लेंथ निगेटिव तो उसकी पावर पॉजिटिव, तो इसकी पॉजिटिव पावर होती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होती है उसकी निगेटिव पावर होती है। पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। ऐसा इसलिए माइनस इसलिए लगाया गया है इस फॉर्मूले में बेटा, क्योंकि कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, तो इसकी पावर पॉजिटिव आनी चाहिए थी, क्योंकि पावर का मतलब ऑप्टिक्स में कन्वर्जिंग पावर होती है, और इसकी पावर निगेटिव, क्योंकि ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो इसका नेचर अगर डाइवर्जिंग है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर कैसी आएगी, निगेटिव। जब आप लेंस में जाओगे तो वहां ये माइनस का साइन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वहां फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब होता है वो कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव आने का मतलब होता है वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो लेंस के फॉर्मूले में पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। मिरर में हमें एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है क्योंकि हमारा जो कन्वर्जिंग मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, कोई क्वेश्चन इसका कराने की नीड तो है नहीं, जल्दी लिख लीजिए इसको। फिर लास्ट एक है फॉर्मूला, वो है न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना। तो वो पढ़ेंगे और अपना मिरर रिफ्लेक्शन का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। मंडे से अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन वही है, 80% तो वही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो अपन अगला सीख रहे हैं, ये है न्यूटन्स फॉर्मूला। चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, खुद से प्रूफ करके देखना, मैं प्रूफ नहीं कर रहा। बिल्कुल सिंपल है, मिरर फॉर्म में वैल्यू रख दोगे आ जाएगा। न्यूटन्स फॉर्मूला कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज are at distance x1 and x2 from principal focus, then focal length is equal to under root x1 x2। तो फोकल लेंथ कितनी होती है, अंडर रूट x1 x2। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस कहां से दी हुई है, फोकस से। कब यूज करेंगे क्वेश्चन में, जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस फोकस से दे रखी है, तो आपको ये यूज करना होगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यहां मान लेते हैं कि ये आपका फोकस है। ठीक, तो ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए x2 है और ये डिस्टेंस आपकी x1 है, दोनों के डिस्टेंस फोकस है। आप प्रूव करना चाहो ना, तो जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी u, पोल वाली, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी बेटा f प्लस x1, और पोल से इमेज डिस्टेंस भी लिख लोगे f माइनस x2 की टर्म में माइनस साइन के साथ। सॉल्व करोगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों को सेम साइड भी मान सकते हो,
एक ही तरफ मान लो तो f माइनस x1 और माइनस f माइनस x2 है ना। मिरर फॉर्मूले में रख देना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। ये रिजल्ट याद रखना है। ये कब यूज करेंगे? जब ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कहाँ से दी हो? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, है ना।